वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट की दुनिया में थोड़ा गहरा उतर रहे हैं। एक नए मतलब रिलेटिवली नए लेकिन काफी पावरफुल एपीआई पर बात करने वाले हैं, यूज। हाँ, और हमारे पास रिएक्ट की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उससे काफी डिटेल्स है इसके बारे में। तो मिशन सीधा सा है, समझना कि ये यूज आखिर है क्या चीज, काम कैसे करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हम रिएक्ट डेवलपर्स के लिए इसका क्या मतलब है। तो करें शुरू। लेट्स अनपैक दिस। तो सबसे पहले ये यूज एपीआई है क्या, अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में पूछूं तो? बिल्कुल सिंपल शब्दों में यूज एक रिएक्ट हुक है। इससे आप किसी रिसोर्स की वैल्यू पढ़ सकते हैं। अब ये रिसोर्स एक प्रॉमिस हो सकता है, जैसे डेटा फैच करते वक्त मिलता है। एग्जैक्टली या फिर ये रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है। और इसका सिंटैक्स वो भी काफी सीधा है, कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल्स यूज रिसोर्स। बस देखने में तो काफी सिंपल है। हाँ, सिंटैक्स तो मतलब काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, लेकिन रिएक्ट में हुक्स तो पहले से ही हैं, जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट। तो ये अलग कैसे है, इसमें स्पेशल क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो चीज़ इसको ट्रेडिशनल रिएक्ट हुक से अलग करती है ना, वो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। आपको याद होगा पहले वाले हुक्स के साथ वो रूल्स ऑफ हुक्स थे। ओ हाँ, वो तो बिल्कुल याद है। टॉप लेवल पे कॉल करो, लूप्स या कंडीशंस में नहीं। हाँ बिल्कुल, इफ कंडीशन के अंदर यूज स्टेट, वो तो जैसे आपने कहा पाप था। सही में। एग्जैक्टली। लेकिन यूज के साथ ये जो बंधन था वो थोड़ा ढीला हुआ है। आप यूज को लूप्स के अंदर, जैसे फॉर लूप या डॉट मैप में, या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, जैसे इफ या टर्नरी ऑपरेटर, उनके अंदर भी कॉल कर सकते हैं। ये मतलब काफी बड़ा चेंज है। अरे वाह, लूप्स और कंडीशनल्स के अंदर, ये तो काफी लिबरेटिंग लग रहा है। तो इसका मतलब रूल्स ऑफ हुक्स गए, अब नहीं है। पूरी तरह से नहीं गए। फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली बड़ी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूल अभी भी है। जिस फंक्शन के अंदर आप यूज कॉल कर रहे हैं, वो फंक्शन या तो एक रिएक्ट कंपोनेंट होना चाहिए या फिर एक कस्टम हुक। मतलब आप इसे किसी भी रैंडम जावास्क्रिप्ट फंक्शन में, या मान लीजिए किसी बटन के ऑन क्लिक हैंडलर में सीधे नहीं डाल सकते। कॉन्टेक्स्ट वही कंपोनेंट या हुक का ही होना चाहिए। ओके, समझ गए। तो थोड़ी आजादी है, पर डिसिप्लिन अभी भी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन एक दायरे में। ठीक है। अब इसका जो सबसे ज्यादा डिस्कस्ड यूज है वो प्रोमिसेस के साथ है। ये प्रोमिसेस के साथ कैसे काम करता है, खासकर जैसे डेटा फेचिंग वाले सिनेरियोज में, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर यूज की आप कह सकते हैं असली पावर दिखती है, खासतौर पर जब ये रिएक्ट के दूसरे फीचर के साथ मिलकर काम करता है, सस्पेंस और एरर बाउंड्रीज। अच्छा। तो देखिए, जब आप यूज को एक प्रॉमिस के साथ कॉल करते हैं, मान लीजिए आप एपीआई से यूजर डेटा फेच कर रहे हैं, कॉन्स्ट यूजर डेटा इज इक्वल टू यूज फेच एपीआई यूजर। अब अगर वो प्रॉमिस अभी पेंडिंग स्टेट में है, मतलब डेटा भी आया नहीं है, हाँ, तो कंपोनेंट रेंडर नहीं होता, बल्कि वो सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड, ये टर्म मैंने सुना है सस्पेंस के कॉन्टेक्स्ट में। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कंपोनेंट बस रुक जाता है। हाँ, सस्पेंड होने का मतलब है कि रिएक्ट उस कंपोनेंट की रेंडरिंग प्रोसेस को वहीं पर पॉज कर देता है और इंतजार करता है कि प्रॉमिस रिजॉल्व हो। अब अगर वो कंपोनेंट आपके कंपोनेंट ट्री में कहीं ऊपर किसी सस्पेंस बाउंड्री के अंदर रैप्ड है, वो जो सस्पेंस फॉलबैक जैसा लिखते हैं, बिल्कुल भाई, रिएक्ट का जो बिल्ट इन तरीका है लोडिंग स्टेट्स हैंडल करने का। तो जब कंपोनेंट सस्पेंड होता है, रिएक्ट ऊपर देखता है ट्री में, सबसे पास वाली सस्पेंस बाउंड्री को ढूंढता है और उसका जो फॉलबैक यूआई आपने दिया है, जैसे वो लोडिंग स्पिनर, उसको दिखा देता है। ओके। तो यूजर को ब्लैंक स्क्रीन नहीं दिखती, बल्कि एक लोडिंग इंडिकेटर मिल जाता है। ये समझ आया, लोडिंग स्टेट हैंडल हो गई। और जब फाइनली प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, डेटा आ जाता है, तब क्या होता है? जैसे ही प्रॉमिस सक्सेसफुली रिजॉल्व होता है, डेटा आ गया, उसे एपीआई वो रिजॉल्व वैल्यू रिटर्न करता है। मान लीजिए वो यूजर डेटा ऑब्जेक्ट। फिर रिएक्ट उस कंपोनेंट को रीरेंडर करता है, लेकिन इस बार उस रिजॉल्व वैल्यू के साथ। और क्योंकि अब डेटा है, रेंडरिंग सस्पेंड नहीं होती, तो सस्पेंस फॉलबैक अपने आप हट जाता है और उसकी जगह आपका एक्चुअल रेंडर्ड कंपोनेंट आ जाता है। यूजर प्रोफाइल या लिस्ट या जो भी था, सब कुछ मतलब काफी स्मूथली और ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाता है। ये तो काफी सीमलेस इंटीग्रेशन लग रहा है। मतलब वो लोडिंग स्टेट मैनेजमेंट का जो बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता था, वो काफी कम हो गया। लेकिन हमेशा सब कुछ ठीक तो नहीं चलता ना। अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए तो
मान लो नेटवर्क एरर आ गया या सर्वर ने 500 एरर भेज दिया, तब क्या होगा? फिर तो लोडिंग नहीं, एरर दिखाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर एरर बाउंड्रीज काम आती हैं। एरर बाउंड्री भी बेसिकली एक रिएक्ट कंपोनेंट ही है जिसे आप अपने कंपोनेंट ट्री में कहीं रैप करते हैं ताकि जावास्क्रिप्ट एरर्स को ग्रेसफुली हैंडल कर सकें और पूरी ऐप क्रैश ना हो। एग्जैक्टली। पहले ये क्लास कंपोनेंट्स होते थे, पर अब फंक्शन कंपोनेंट्स में भी तरीके हैं। तो अगर यूजर को जो प्रॉमिस दिया गया था वो रिजेक्ट हो जाता है, तो रिएक्ट फिर से ऊपर देखता है ट्री में, लेकिन इस बार वो सबसे नजदीकी एरर बाउंड्री को ढूंढता है। अगर उसे मिलती है तो रेंडरिंग वहीं रुकती है और उस एरर बाउंड्री का जो फॉल बैक यूआई है, जैसे आपने कोई एरर मैसेज कंपोनेंट बनाया हो, वो रेंडर हो जाता है। अच्छा, इससे आप यूजर को एक प्रॉपर एरर मैसेज दिखा सकते हैं, बजाय इसके कि कंपोनेंट पूरा क्रैश कर जाए। तो ये एरर हैंडलिंग को भी खासकर एसिंक्रोनस ऑपरेशंस के लिए काफी स्ट्रीमलाइन बना देता है। तो यूज, सस्पेंस और एरर बाउंड्रीज, ये तीनों मिलकर एसिंक ऑपरेशंस और उनके लोडिंग और एरर स्टेट्स को हैंडल करने का एक पूरा कोहेसिव सिस्टम बनाते हैं। काफी नीट। अच्छा, प्रोमिसेस के अलावा आपने शुरू में कॉन्टेक्स्ट का भी जिक्र किया था। यूज कॉन्टेक्स्ट पढ़ने के लिए कैसे इस्तेमाल होता है? क्या ये बिल्कुल पुराने वाले यूज कॉन्टेक्स्ट हुक जैसा ही है? हाँ, देखिए फंडामेंटल काम तो वही है, दोनों ही कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू पढ़ने के लिए यूज होते हैं। लेकिन यूज यहां पर भी अपनी वो फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात ले आता है। याद है, यूज कॉन्टेक्स्ट को भी कंपोनेंट के टॉप लेवल पर ही कॉल करना पड़ता था। हाँ, रूल्स ऑफ हुक्स वहां भी थे। आप उसे इफ स्टेटमेंट या लूप के अंदर नहीं डाल सकते थे। कभी कभी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता था, वो स्टेट ऊपर ले जानी पड़ती थी या कंपोनेंट स्ट्रक्चर बदलना पड़ता था। करेक्ट, बिल्कुल सही। लेकिन उसके साथ वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप यूज को किसी कंडीशनल ब्लॉक के अंदर कॉल कर सकते हैं, जैसे इफ यूजर एडमिन const theme is equal to use theme context, या फिर किसी लूप में items.map item is equal to use item context। ओह वाओ! सोचिए, आपको थीम कॉन्टेक्स्ट सिर्फ तभी चाहिए जब कोई खास प्रॉप ट्रू हो या यूजर लॉग्ड इन हो। यूज के साथ ये पॉसिबल है बिना किसी वर्कअराउंड के। ये तो सच में एक बड़ा इंप्रूवमेंट है। इसका मतलब है कि जो कॉन्टेक्स्ट कंजम्पशन का लॉजिक है वो वहीं रह सकता है जहां उसकी जरूरत है, कंपोनेंट के फ्लो के अंदर ही। ये तो कोड को काफी लॉजिकल बना देगा। बिल्कुल, और इसी वजह से रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन अब एक्चुअली रेकमेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट पढ़ने के लिए यूज कॉन्टेक्स्ट के बजाय यूज को प्रेफर करे। ये कोड को ज्यादा लॉजिकल और रीडेबल बना सकता है। तो इससे ज्यादा पावरफुल है कॉन्टेक्स्ट के मामले में। लेकिन ये वैल्यू ढूंढता कैसे है कंपोनेंट ट्री में? क्या वो तरीका यूज कॉन्टेक्स्ट जैसा ही है? हाँ, वैल्यू लुकअप मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा ही है। जब आप यूज कॉन्टेक्स्ट कॉल करते हैं तो रिएक्ट उस कंपोनेंट से शुरू करता है और कंपोनेंट ट्री में ऊपर की तरफ जाता है, मतलब पेरेंट्स की तरफ सर्च करता है। ओके। वो उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट माई कॉन्टेक्स्ट के लिए सबसे करीबी प्रोवाइडर कंपोनेंट ढूंढता है, माई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर वैल्यू, और उसकी वैल्यू रिटर्न कर देता है। ठीक है। इसमें कोई खास बात ध्यान रखने वाली, कोई गॉचा या कोई पोटेंशियल कंफ्यूजन पॉइंट? एक मेन चीज है जो डॉक्यूमेंटेशन हाईलाइट करती है, यूज कॉन्टेक्स्ट हमेशा ऊपर के क्लोजेस्ट प्रोवाइडर को ढूंढता है। वो उस कंपोनेंट के अंदर के प्रोवाइडर्स को कंसिडर नहीं करता जहां से यूज कॉन्टेक्स्ट कॉल किया जा रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब सर्च हमेशा स्ट्रिक्टली अपवर्ड्स होती है कंपोनेंट ट्री में, वो अपने अंदर या नीचे नहीं देखता। गॉट इट। सर्च इज ऑलवेज अप। ठीक है, तो प्रोमिसेस और कॉन्टेक्स्ट ये क्लियर हो गया। अब एक और सिनेरियो पर आते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन्ड है और आजकल रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स RSC के साथ काफी चर्चा में भी है। सर्वर कंपोनेंट से क्लाइंट कंपोनेंट्स तक डेटा स्ट्रीम करना, ये सुनने में थोड़ा एडवांस लगता है। ये यहाँ कैसे काम आता है? हाँ, ये RSC के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही एलिगेंट पैटर्न है। आइडिया ये है, आप सर्वर कंपोनेंट में डेटा फेच करने के लिए एक प्रॉमिस बनाते हैं। मान लीजिए डेटाबेस से कुछ ला रहे हैं, लेकिन और ये इंपॉर्टेंट है, आप सर्वर कंपोनेंट में उस प्रॉमिस को अवेट नहीं करते। अवेट नहीं करते सर्वर पे? तो फिर रेंडरिंग ब्लॉक नहीं होगी? एग्जैक्टली, सर्वर कंपोनेंट की रेंडरिंग ब्लॉक नहीं होती। आप क्या करते हैं, आप उस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को ही, जो अभी पेंडिंग स्टेट में हो सकता है, उसको एक प्रॉप के तौर पर क्लाइंट कंपोनेंट को पास कर देते हैं। जैसे क्लाइंट कंपोनेंट डेटा प्रॉमिस इक्वल्स टू फेच डेटा। प्रॉमिस को प्रॉप की तरह पास करना, ये थोड़ा अनकन्वेंशनल लग रहा है। क्लाइंट कंपोनेंट उस प्रॉमिस का क्या करेगा फिर? यहां पर यूज का रोल आता है। क्लाइंट कंपोनेंट जो ब्राउजर में रन हो रहा है, उसे प्रॉप में वो प्रॉमिस मिल गया।
क्लाइंट कंपोनेंट पर उस मिले हुए प्रॉमिस को यूज एपीआई में पास करता है। कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू यूज प्रॉप्स डॉट डेटा प्रॉमिस। अच्छा, तो क्लाइंट कंपोनेंट सर्वर पर शुरू हुए प्रॉमिस को यूज की मदद से इफेक्टिवली अवेट कर रहा है ब्राउजर में। प्रिसाइसली, बिल्कुल सही समझा आपने। इससे क्लाइंट कंपोनेंट उस प्रॉमिस की वैल्यू पढ़ पाता है जो सर्वर कंपोनेंट में इनिशिएट हुआ था। सर्वर ने काम शुरू किया, प्रॉमिस क्लाइंट को भेजा और क्लाइंट ने उसी से उसका रिजल्ट पढ़ लिया। वाओ। और क्योंकि क्लाइंट कंपोनेंट अक्सर सस्पेंस बाउंड्री में रैप्ट होता है, जब तक सर्वर से आया प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता, मतलब डेटा स्ट्रीम होकर ब्राउजर तक नहीं पहुंचता, क्लाइंट पर वो सस्पेंस फॉलबैक लोडिंग इंडिकेटर दिखता रहता है। जैसी डेटा आता है उसे रिजॉल्व होता है और क्लाइंट यूआई अपडेट हो जाता है। ये सर्वर कंपोनेंट में सीधे असिंक अवेट इस्तेमाल करने से कैसे अलग है? क्योंकि उसमें भी तो डेटा फैच करके क्लाइंट को पास कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन में फर्क है रेंडरिंग, ब्लॉकिंग और यूजर एक्सपीरियंस का। जब आप सर्वर कंपोनेंट में अवेट फेच करते हैं तो उस कंपोनेंट की रेंडरिंग तब तक रुक जाती है जब तक डेटा फेच नहीं हो जाता। अगर डेटा आने में टाइम लगा तो पेज लोड होने में टाइम लगेगा। हाँ, यूजर को पेज दिखने में देर लगेगी। ये टाइम टू फर्स्ट बाइट TTFB को बढ़ा सकता है। TTFB मतलब ब्राउजर को सर्वर से पहला बाइट डेटा मिलने में जो टाइम लगता है। हाँ, वही। अवेट यूज करने से TTFB बढ़ सकता है और पेज लोडिंग स्लो फील हो सकती है। लेकिन जब आप प्रॉमिस बनाकर क्लाइंट कंपोनेंट को पास करते हैं तो सर्वर कंपोनेंट की रेंडरिंग ब्लॉक नहीं होती। सर्वर फॉरेन HTML स्ट्रक्चर भेज सकता है जिसमें क्लाइंट कंपोनेंट एक प्लेस होल्डर यानी सस्पेंस फॉलबैक के साथ होगा। अच्छा। डेटा स्ट्रीमिंग बैकग्राउंड में चलती रहती है। क्लाइंट कंपोनेंट यूज के जरिए डेटा आने पर खुद को अपडेट कर लेता है। इससे परसीव्ड परफॉर्मेंस जो यूजर को फील होती है वो अक्सर बेहतर होती है। ये तो परफॉर्मेंस के लिए काफी स्मार्ट अप्रोच लग रहा है, खासकर जब इनिशियल पेज लोड स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट हो। बिल्कुल, यूजर को कंटेंट जल्दी दिखना शुरू हो जाता है, भले ही पूरा डेटा अभी ना आया हो। हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी टेक्निकल डिटेल है जिसका ध्यान रखना है। क्या? सर्वर से क्लाइंट जो प्रॉमिस भेजा जा रहा है उसकी जो रिजॉल्व्ड वैल्यू होगी वो सीरियलाइजेबल होनी चाहिए। सीरियलाइजेबल, इसका क्या मतलब हुआ? सीरियलाइजेबल मतलब ऐसा डेटा जिसे टेक्स्ट फॉर्मेट में जैसे JSON में कन्वर्ट किया जा सके ताकि उसे नेटवर्क पर भेजा जा सके। जैसे प्लेन ऑब्जेक्ट्स, एरेज, स्ट्रिंग्स, नंबर्स, बुलियंस, ये सब सीरियलाइजेबल हैं। ठीक है। लेकिन आप फंक्शंस या डेट ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली या मैप्स, सेट्स या क्लास इंस्टेंसेस जैसे नॉन सीरियलाइजेबल डेटा टाइप्स इस तरह प्रॉमिस के जरिए पास नहीं कर सकते। सर्वर उन्हें क्लाइंट तक सही से भेज नहीं पाएगा। ओके, तो बेसिकली JSON कंपैटिबल डेटा ही चलेगा। फंक्शंस या कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स इस पैटर्न में पास करने की कोशिश नहीं करनी है। गॉट इट, गुड टू नो। अच्छा, अब वापस एरर हैंडलिंग पर आते हैं। अगर यूजर को दिया गया प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए, चाहे वो क्लाइंट में बना हो या सर्वर से आया हो, आपने एरर बाउंड्रीज का जिक्र किया था, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन ट्राई कैच को लेकर एक खास वार्निंग भी देता है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर डेवलपर्स को कंफ्यूज कर सकता है। डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल साफ कहता है कि आप यूज को स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रैप नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं लिख सकते try.javascript const data equals to use promise, यूज करो, डेटा यूज करो, कैच एरर, एरर हैंडल करो। ये प्रॉमिस रिजेक्शन के लिए काम नहीं करेगा। अगर आप ऐसा करेंगे और वो प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो कैच ब्लॉक उसे पकड़ेगा नहीं, बल्कि आपको रिएक्ट से वो अजीब सी एरर कंसोल में दिख सकती है, सस्पेंस एक्सेप्शन, दिस इज नॉट अ रियल एरर जैसी कुछ। व्हाट? तो ट्राई कैच काम नहीं करेगा रिजेक्शन पकड़ने के लिए? ये तो स्टैंडर्ड तरीका है एरर हैंडलिंग का जावास्क्रिप्ट में। तो फिर एरर हैंडल कैसे करें? हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। रिएक्ट यहाँ ट्राई कैच की जगह दो मेन तरीके सजेस्ट करता है। एरर बाउंड्री, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, जिस कंपोनेंट में आप उसे कॉल कर रहे हैं उसको या उसके किसी पेरेंट को एरर बाउंड्री कंपोनेंट से रैप कर दीजिए। प्रॉमिस रिजेक्ट होगा तो एरर बाउंड्री का फॉल बैक UI दिख जाएगा। ये UI लेवल एरर हैंडलिंग के लिए सबसे रेकमेंडेड तरीका है। ठीक है, एरर बाउंड्री। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है प्रॉमिस का अपना डॉट कैच मेथड इस्तेमाल करना। आप प्रॉमिस पर ही डॉट कैच चेन कर सकते हैं उसे यूज में पास करने से पहले। अच्छा। हाँ, डॉट कैच ब्लॉक में आप रिजेक्शन को हैंडल कर सकते हैं और एक फॉल बैक वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। वो फॉल बैक वैल्यू फिर उस प्रॉमिस की रिजॉल्व्ड वैल्यू मानी जाएगी और उसे वही वैल्यू रिटर्न करेगा। इससे एरर UI में बबल अप नहीं होगी, आपने उसे डेटा लेवल पर ही हैंडल कर लिया। ओके, तो दूसरा तरीका कुछ ऐसा दिखेगा। जावास्क्रिप्ट
const promise is equals to fetch data dot catch, एरर बराबर के console dot error, fetch fail हो गया एरर, return data dot default fallback data, एक fallback value दे दी, return data dot fetch data और return data dot use promise. अगर fetch fail हुआ तो use को fallback data मिलेगा, return data, ऐसा कुछ. बिल्कुल सही एग्जाम्पल है ये। इस तरह आप रिजेक्शन को ग्रेसफुली हैंडल करके एक डिफ़ॉल्ट या ऑल्टरनेटिव वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं बिना एरर बाउंड्री के फॉलबैक पर डिपेंड किए। तो चॉइस आपके यूज केस पर डिपेंड करती है। क्या आप यूआई लेवल पर एक अलग एरर स्टेट दिखाना चाहते हैं तो एरर बाउंड्री यूज करें, या डेटा लेवल पर एक फॉलबैक वैल्यू से काम चलाना चाहते हैं तो डॉट कैच यूज करें। तो ट्राई कैच नहीं, एरर बाउंड्री या फिर डॉट कैच। गॉट इट। अब तक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अगर हमें समराइज करना हो तो कुछ मेन बातें, कैविएट्स या बेस्ट प्रैक्टिसेस जो डेवलपर्स को यूज फैच इस्तेमाल करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए, जैसा कि डॉक्यूमेंटेशन बताता है। हाँ ना, डॉक्यूमेंटेशन कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट करता है। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट तो वही है, यूज फैच को हमेशा एक रिएक्ट कंपोनेंट या कस्टम हुक के अंदर ही कॉल करना है, प्लेन जेएस फंक्शंस या इवेंट हैंडलर्स में नहीं। राइट। दूसरा, सर्वर कंपोनेंट्स में जब डेटा फेच कर रहे हों तो अक्सर स्टैंडर्ड असिंक और अवेट को यूज पर प्रेफर करना बेहतर हो सकता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि अवेट सर्वर कंपोनेंट की रेंडरिंग को वहीं से रिज्यूम करता है जहां डेटा आने पर रुकी थी, जबकि यूज डेटा रिजॉल्व होने के बाद कंपोनेंट को फिर से री-रेंडर करता है। सर्वर पर ये एक्स्ट्रा री-रेंडर थोड़ा परफॉर्मेंस कॉस्ट ऐड कर सकता है। इसलिए अवेट सर्वर कंपोनेंट्स में डेटा फेचिंग के लिए जनरली ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है सर्वर के लिए। हाँ, और तीसरा पॉइंट, प्रोमिसेस को सर्वर कंपोनेंट्स में बनाकर क्लाइंट कंपोनेंट्स में पास करना, जैसे हमने वो स्ट्रीमिंग वाले पैटर्न में देखा था, वो क्लाइंट कंपोनेंट्स में सीधे प्रॉमिस बनाने से बेहतर माना जाता है। क्यों बेहतर है? क्योंकि सर्वर से पास किए गए प्रोमिसेस री-रेंडर्स के दौरान स्टेबल रहते हैं। लेकिन अगर आप क्लाइंट में हर रेंडर पर प्रॉमिस बना रहे हैं और उसे मेमोवाइज नहीं किया है तो वो हर बार नया प्रॉमिस होगा। इससे सस्पेंस बार बार ट्रिगर हो सकता है या कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो सकता है। सर्वर से आया प्रॉमिस स्टेबल रहता है। ये सर्वर वर्सेस क्लाइंट प्रॉमिस क्रिएशन वाला पॉइंट काफी सटल है, लेकिन परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। और वो जो अजीब सी एरर थी, सस्पेंस एक्सेप्शन, दिस इज नॉट अ रियल एरर, अगर किसी डेवलपर को ये कंसोल में दिखे तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करना चाहिए? ट्रबल शूटिंग स्टेप्स? हाँ, इसके दो मेन कारण हो सकते हैं, जैसा डॉक्यूमेंटेशन बताता है और हमने बात भी की। एक तो ये कि यूज कॉल को कंपोनेंट या हुक फंक्शन के बाहर कॉल कर दिया गया है, शायद किसी यूटिलिटी फंक्शन में या इवेंट हैंडलर में। सॉल्यूशन, यूज कॉल को कंपोनेंट या कस्टम हुक के अंदर मूव करें। ठीक है। और दूसरा कारण है कि यूज को ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर कॉल किया गया है। सॉल्यूशन, ट्राई कैच ब्लॉक हटा दें और प्रॉमिस रिजेक्शन को हैंडल करने के लिए या तो एरर बाउंड्री यूज करें या फिर प्रॉमिस के डॉट कैच मेथड का इस्तेमाल करें। परफेक्ट। कॉजेज और सॉल्यूशंस क्लियर हैं। तो ये सब जानने का मतलब क्या है? एक डेवलपर के लिए इसे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका सो व्हाट क्या है? व्हाई शुड दे केयर? देखिए, यूज एपीआई कई मायनों में इंपॉर्टेंट है और रिएक्ट डेवलपमेंट के फ्यूचर को शेप कर सकता है। पहला तो जैसा हमने देखा, ये एसिंक्रोनस ऑपरेशंस, खास करके प्रॉमिसेस और कॉन्टेक्स्ट रीडिंग को हैंडल करने के तरीके को सिंप्लीफाई करता है, खास तौर पर जब कंडीशनल लॉजिक इन्वॉल्व हो। हाँ, वो कंडीशंस और लूप्स वाली बात। हाँ, ये कोड को पोटेंशियली ज़्यादा क्लीन बना सकता है, ज़्यादा रीडेबल और कम बॉयलर प्लेट वाला भी, क्योंकि आपको वो टॉप लेवल हुक्स के रिस्ट्रिक्शन से थोड़ी आज़ादी मिलती है। दूसरा, ये रिएक्ट के जो पोर कंकरेंसी फीचर्स हैं, जैसे सस्पेंस, उनके साथ बहुत डीपली और सीमलेसली इंटीग्रेट होता है। ये दिखाता है कि रिएक्ट अब एसिंक्रोनस यूआई पैटर्न्स को फर्स्ट क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट कर रहा है और उन्हें हैंडल करने के लिए बिल्ट इन ईजी टू यूज टूल्स दे रहा है। ये सिर्फ एक यूटिलिटी हुक नहीं है, ये रिएक्ट में ज्यादा डिक्लैरेटिव और रेजिलिएंट यूआई बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये सिर्फ एक नया एपीआई नहीं है, बल्कि रिएक्ट के सोचने के तरीके में, उसके आर्किटेक्चर में एक एवोल्यूशन का हिस्सा है। ये चीजों को हैंडल करने के तरीके को मतलब फंडामेंटल लेवल पे बदल सकता है। बिल्कुल, ये रिएक्ट में ज्यादा अर्गोनॉमिक पैटर्न्स की तरफ एक शिफ्ट का साइन है। ऐसे पैटर्न्स जिससे डेवलपर्स के लिए कॉम्प्लेक्स स्टेट और डेटा फ्लो को मैनेज करना आसान हो सके। ये फ्यूचर के रिएक्ट डेवलपमेंट का, खासकर
सर्वर कंपोनेंट्स और कंकरेंट रेंडरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है। इंटरेस्टिंग, ये वाकई रिएक्ट के इकोसिस्टम में एक सिग्निफिकेंट एडिशन लग रहा है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं ऑडियंस के लिए सोचने को। जिस तरह यूज कंपोनेंट्स के अंदर कंडीशनल डेटा फेचिंग और कंडीशनल कॉन्टेक्स्ट एक्सेस को आसान बना रहा है, ये फ्यूचर में डेवलपर्स जिस तरह से कॉम्प्लेक्स यूआईज को स्ट्रक्चर करते हैं या स्टेट मैनेजमेंट के पैटर्न्स के बारे में सोचते हैं, उस तरीके को कैसे बदल सकता है। क्या हम स्टेट मशीन्स या डेटा फेचिंग लॉजिक को कंपोनेंट के अंदर ही और ज्यादा डिक्लेरेटिवली एक्सप्रेस कर पाएंगे बिना एक्सटर्नल लाइब्रेरीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड किए? ये देखना मतलब काफी दिलचस्प होगा कि कम्युनिटी इसे कैसे अडॉप्ट करती है और क्या नए पैटर्न्स इससे उभर कर आते हैं। वाकई ये एक दिलचस्प सवाल है। ये सोचना कि कैसे ये एक अपैरेंटली छोटी सी एपीआई बड़े आर्किटेक्चरल पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है और शायद स्टेट मैनेजमेंट के लैंडस्केप को भी बदल दे। डेफिनेटली फूड फॉर थॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।